हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 15 का। याद रखें कि ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आर्टिकल राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। तो हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल 15। यह क्या कहता है कि पहले हमने क्या कहा कि ये दोनों के विरुद्ध है, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह राज्य हो। लेकिन यह आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जात, इनके आधार पर आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इसे लिखें आप कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, ये इतनी बात समझ आई। तो हमने क्या कहा कि ये दो चीज़ें हो गई ना, कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो अब ये जो शब्द हैं, ये जितने हमने शब्द लिखे, तो इन शब्द का मतलब है कि ना तो राज्य करेगा और ना ही कोई व्यक्ति। इसलिए यह जो अधिकार है, यह एक तो पहली बात केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो एक बात ये याद रखना है कि यह केवल किन्हें प्राप्त है? भारतीयों को। ठीक, भारतीयों को प्राप्त है। एक बात हमने बताया भी है, 15, 16, 19, 29, 30 जो हैं तो भारतीयों को प्राप्त हैं। कुछ हमने ये भी बताए हैं कि राज्य के विरुद्ध है, जैसे कि 15 क्लॉज 2 हमने कहा था, ठीक, कि ये राज्य के विरुद्ध हैं। 23, 24 भी हैं। तो इस तरह इनको भी आपको याद रखना। अब दूसरा, यह जो आर्टिकल है कि राज्य के विरुद्ध भी है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध भी है। अब देखो, ये तो बड़ी बात हो गई कि राज्य के भी विरुद्ध है, भारतीयों को प्राप्त है, या फिर कहें कि यह नागरिकों के भी विरुद्ध है, यानी कि व्यक्तियों के भी विरुद्ध। अब कैसे? कोई व्यक्ति जो है तो आपको छुआछूत के आधार पर निषेध आपका नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकते कि आप उस जाति से हो। ठीक, इस तरह करके अपमान सूचक शब्द यूज नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को भी रोकता है। राज्य जो है तो आपको किसी भी जगह आने जाने या कोई भी चीज़ में, चाहे वो सार्वजनिक भोजनालय हों या सार्वजनिक के कोई भी हॉस्पिटल हो, पेट्रोल पंप हो, एक्सेट्रा हो, वहाँ जो है नहीं रोक सकता है कि आप उस जाति से हो, आप नहीं जा सकते हो। जैसे आपको मंदिर में ही जाना है, आपको जाति के आधार पर नहीं रोका जाता। तो इस तरह करके ये क्या कर रहा है कि भेदभाव को खत्म कर रहा है, चाहे धर्म हो, चाहे मूल वंश हो, चाहे जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो। तो ये बातें आपको समझ आई। अब इसके बारे में ये समझें आप कि यह जो आर्टिकल है, इससे यही सिर्फ पूछा जाता है कि यह आर्टिकल किससे संबंधित है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कि शिक्षा को लेके, किसके लिए? शिक्षा के लिए, जो हमने पिछली क्लास में भी बात की कि यहाँ समानता में थोड़ी बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6, तो 15 क्लॉज 6 में ये कहा गया कि जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन संस्थानों में EWS को 10% का आरक्षण दिया जाए। तो EWS को, उच्च शिक्षण संस्थान में
10% आरक्षण का प्रावधान ये हुआ। और यह भी है कि इसमें ये आर्टिकल और भी चीज़ें कहता है। एक तो कहता है कि नागरिकों को किसी दुकान में, आर्टिकल क्लॉज 2 है कि वहाँ नहीं जाने देगा। ऐसे ही आर्टिकल 3, 4 भी हैं, ये भी कुछ अपवाद करते हैं और ये कहते हैं कि जैसे सामाजिक है, शैक्षणिक है, इन दृष्टियों से महिलाएं हैं, बालक हैं, इनके लिए भी कुछ राज्य प्रावधान अलग से कर सकता है, जो हमने उधर पहले बताया है कि किनके प्रति करके भेद आप हो सकते हैं, जिसे हम सकारात्मक कहते हैं। तो इनके बारे में भी ये प्रावधान करता है। ठीक, तो ये बातें तो आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 तथा क्लॉज 4 अपवाद के रूप में हैं, क्योंकि ये प्रावधानित करते हैं कि राज्य स्त्रियों एवं बालकों तथा सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। ये बातें आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ आपको ये याद रखना है। ठीक, किसी भी जगह पे जाने से रोक नहीं सकते, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि चाहे वो सार्वजनिक जगह हो, चाहे दुकान हो, चाहे भोजनालय हो, चाहे वो कुछ भी कोई भी सार्वजनिक संस्थान हो, वहाँ आपको जाति के आधार पर नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 16 की बात करते हैं कि आर्टिकल 16 क्या कहता है। ठीक, आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 कहता है वृत्ति के आधार, यानी कि आपकी जीविका के बारे में यह बात करता है ना, कि नियोजन जो है आप नियोजन कर सकते हैं। नियोजन का मतलब ही होता है वृत्ति, यानी कि नौकरी पेशा। तो इसे अलग अलग नामों से आपको मिल सकते हैं, तो इस बात पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, समझ आ रही बात? तो क्या लिखेंगे हम इसे कि एक तो वृत्ति लिख सकते हो आप कि वृत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य। ठीक, या नौकरी के प्राप्त हेतु नौकरी लिख लें। ठीक, या कि फिर आप लिखें नियोजन का अधिकार, नियोजन का अधिकार। अब याद रखना कि आपको मिलेगा नियोजन शब्द ही, पर एग्ज़ाम जो है तो यह शब्द भी यूज़ कर सकता है और वृत्ति भी यूज़ कर सकता है। इन बातों को आपको याद रखना है। अब नियोजन मान लो कि आपको ना मिला तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए ये शब्द का भी आपको रखना है याद। अब ये चीज़ याद रखना कि यह जो है तो भारतीयों को ही प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध ये भी है। ठीक, साथ ही नौकरियों में समानता की बात करता है। तो क्या बात करता है? समानता की बात करता है, मतलब कि एक ही उच्च वर्ग के व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकते, यानी कि हर व्यक्ति को नौकरी का अधिकार है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब कोई नौकरी आती है तो प्रत्येक वर्ग के लिए अपनी नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि कितनी जनरल की सीट होंगी, कितनी ओबीसी की होंगी, कितनी एसटी की होंगी, कितनी एसटी की होंगी, कितनी महिलाओं के लिए होंगी, ईडब्ल्यूएस, इस तरह करके अलग अलग कैटेगरी करी जाती हैं। तो क्यों करी जाती हैं? इसी के तहत। अब राज्य के विरुद्ध भी क्यों है? क्योंकि राज्य के लिए ये बाध्यता है कि ये करना पड़ेगा राज्य को। ठीक, और कुछ क्षेत्रों में लेके नौकरियों के लिए राज्य कुछ क्षेत्रों को रिजर्व कर सकता है, यह अधिकार देता है अदर राज्यों की अपेक्षा में, यानी कि अपने राज्य के लोगों को वह ज़्यादा प्राथमिकता देता है। जैसे कि मानो कि एमपी में कोई वैकेंसी आई, अब उसमें भारत में जैसे 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। ठीक, अब ये भी देश के नागरिक हैं, ये भी यहाँ आके अप्लाई कर सकते हैं, पर राज्य जो है तो कुछ विशेष कर सकता है अपने नागरिकों के लिए। ठीक, जो उसके निवासी हैं
उन निवासियों के लिए कुछ विशेष प्रावधानित कर सकता है। ये अधिकार राज्यों को दिया जाता है। ठीक, इसीलिए जब आप अलग राज्यों में जाते हैं तो आप जनरल में फाइट करते हैं। ठीक है, आपको कोटा नहीं मिलता, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हों, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो। तो ये बातें आपको यहाँ याद रखनी है। ठीक है, ये बात समझ आ रही? तो मेन नौकरी के लिए ही है। ठीक, पर ये प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। प्राइवेट अब जो कर रहे हैं उनके लिए इतने ज़्यादा अभी प्रावधानित नहीं करे गए हैं, गवर्नमेंट के लिए। अब ये क्या है कि एक तो हमने कहा कि ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त। अब कोई बाहर का व्यक्ति आके ये नहीं कह सकता कि भाई हमको नौकरी चाहिए, मानो। तो यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। भारतीयों को प्राप्त। अब सोचो कि आके USA या एक्सेट्रा किसी भी देश का व्यक्ति आके ये कहे कि हमको नौकरी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यह आर्टिकल भारतीयों को ही प्राप्त है। तो इस बारे में आपको ये बातें याद रखनी। अब यहाँ क्या किया कि आर्टिकल 15 में आपने देखा कि एक विशेष प्रावधान करा गया EWS के लिए। ठीक, और यही एक आर्टिकल आया, आर्टिकल 16 क्लॉज 6। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में ये कहा गया कि जो EWS है उनको 10% नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा। तो ये याद रखना है आपको। मेन क्लॉज 6 को नौकरियों में EWS वालों को, EWS को नौकरियों में 10% आरक्षण, ये करा गया। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना है आपको, ये कि ये जो हमने उधर बताया कि 15 क्लॉज 6 और ये 16 क्लॉज 6, ये दोनों जो हैं तो 103वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ 103वां संविधान संशोधन। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। लेकिन ये ज़रूर बताएं आप कमेंट में कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।